एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़ लिया। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस कब दिखता है आपको? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, बाकी और अदर चीज़ एक्सचेंज हो सकती है। टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है, बट इस प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ द हीट इज नॉट अलाउड। In this process, the exchange of heat is not allowed, but temperature change हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, ये सब चीज़ हो जाएगी। बट हीट को चेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिलने का, टाइम ही नहीं मिलने का। कैसे? जैसे कि एक मोटरसाइकिल का ट्यूब है और वो एकदम से उसमें ब्रस्ट हो जाता है, एकदम से फट गया वो, तो इतनी तेज़ी से होता है वो प्रोसेस, इतना फास्ट होता है कि हीट को एक्सपेंड होने के लिए टाइम ही नहीं मिला, हीट एक्सचेंज ही नहीं हुई। तो जब एक ट्यूब फटता है, मोटरसाइकिल का ट्यूब फटता है, तो उसकी हवा ठंडी ठंडी लगती है हमको। वो इसलिए लगती है क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। अंदर का टेम्परेचर डाउन था, अभी भी डाउन है, हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। हीट के एक्सचेंज होने में टाइम लगेगा, और वो तो प्रोसेस होकर भी चला गया, अब तो गर्म होगी वो बाद में। लेकिन एट दैट टाइम व्हेन देयर इज ए ब्रस्ट, जब ब्रस्ट होता है तो उस वक्त तो आपको टेम्परेचर डाउन ही मालूम होता है ना, तो वो जो प्रोसेस होता है वो है आप, ये एक तरीके से सडनली प्रोसेस है। क्या है? सडनली प्रोसेस है। जैसे मेरे पास ये एक, मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? गैस का मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, और मैं इसको बड़ी तेजी से पंप करता हूँ। क्या करता हूँ? बड़ी तेजी से पंप करता हूँ, ऐसे ही से दबा देता हूँ। तो पहले हीट इतने वॉल्यूम में फैली हुई थी, लेकिन जैसे इसको दबाया गया तो ये हीट इतने से वॉल्यूम में आ जाती है। तो टेम्परेचर बताइए इसका बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस फास्ट हुआ है, इसलिए ये प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसका टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो इसके अंदर टेम्परेचर थी, जो इसके अंदर हीट थी, वो बाहर एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं गई। भले ही इसकी जो वाल्व है वो वाल्व कैसे भी हो, लेकिन आपने अगर सडनली प्रोसेस किया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि इसकी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। अगर तो ऐसा प्रोसेस जो फास्ट होता है, क्विक होता है, दैट प्रोसेस विच इज फास्ट और क्विक प्रोसेस, उसको हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम फास्ट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। वो स्लो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। अब इसमें इसका इक्वेशन अलग रहेगा, इसका ग्राफ अलग रहेगा, सब चीज़ इसकी अलग रहेगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? पी वी इज इक्वल टू आर टी। बट इसमें पी वी इज इक्वल टू आर टी नहीं है, उसके जैसी है। कैसे? इक्वेशन ऑफ स्टेट इसकी ये रहेगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी की पावर गामा, यस, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रहती है पी वी इज इक्वल टू गामा, ये इक्वेशन रहेगी। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हेयर गामा क्या है? गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, ये है, ये रेशो है सी पी अपॉन सी वी, रेशो ऑफ द सी पी एंड सी वी। व्हाट इज सी पी एंड सी वी? इट इज स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम पढ़ेंगे, मेयर्स लॉ जब प्रूव करेंगे तब पढ़ेंगे इसको कि बट गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। अभी यहाँ पे ध्यान रख लेंगे कि गामा की वैल्यू ये होती है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, अगर हम इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहें तो टेम्परेचर के टर्म्स में ये लिखी जाएगी टी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको इसको टेम्परेचर के टर्म्स में याद रखना है तो ये इक्वेशन बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी। ये इक्वेशन ऑफ गैसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इक्वल टू कांस्टेंट है, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक, अब इंडिकेशन डायग्राम क्या होता है इस प्रोसेस का? ये जो क्विक प्रोसेस है बहुत जल्दी से होता है,
बहुत फास्ट होता है, तो फास्ट ही बनाएंगे ग्राफ भी। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हम एक एक्सिस पे क्या लेंगे, प्रेशर, एंड वन एक्सिस वॉल्यूम। तो ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, फास्ट। तो इसका जो स्लोप बनेगी, इसकी स्लोप फास्ट होगी थोड़ी सी, ये स्लोप इसकी ज़्यादा रहेगी, ये फास्ट रहेगी ये प्रोसेस। ये एक्सपेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। अब इसी तरीके से मैंने इस ग्राफ में एक और बना दिया, मान लीजिए ये कोई गैस है और यहाँ से दो प्रोसेस होते हैं एट ए टाइम, टू प्रोसेस इज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, वन प्रोसेस का ग्राफ ये है और सेकंड प्रोसेस का ग्राफ ये है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं इसमें से आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए इसमें से एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है और आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है। ये ग्राफ आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए है। तो इसमें कौन सी लाइन एडियाबैटिक को शो कर रही है एंड कौन सी लाइन एडियाबैटिक को। तो ध्यान रखना, जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करेगी और जिसका स्लोप कम रहेगा, यस, तो ये वाली जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, एडियाबैटिक। ये क्या है, एडियाबैटिक, और ये कौन सा है, आइसोथर्मल। तो ध्यान रखना बस, ये ऐसे पहचान कर सकते हो। आपको दो ग्राफ दे दिए और इसमें से पूछ लिया जाएगा कि बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कौन सा है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये वाला ग्राफ देखो, इसमें यहाँ पर देखो, पहचान करके बस देखो, है ना। कंप्रेशन में भी है, कंप्रेशन के लिए कैसे बनाएंगे, देखो ये कंप्रेशन के लिए कैसे बनाएंगे, ये यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और एक प्रोसेस ये हुआ और एक प्रोसेस ये ऐसे हुआ, दो प्रोसेस है यहाँ पर। कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो आंसर है जिसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप कौन से का ज़्यादा, इसका या इसका, हाँ, स्लोप का मतलब होता है ढलान। इस पे बैठेगी तो जल्दी रपटेगी या इस पे बैठ के जल्दी रपटेगी, बता। इस पे बैठेगी तुरंत नीचे आ जाएगी, तो कौन से का स्लोप ज़्यादा हुआ, तो ये कौन सा प्रोसेस है, हाँ, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो ऐसे पहचान कर लेंगे। अब ये ग्राफ हो गए इसके। स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, नंबर, ये इसके करेक्टर, हाँ सबकी अलग अलग होती है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला तुम्हें एक ही ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर, एंड dQ चेंज इन हीट, स्पेसिफिक हीट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होनी चाहिए, इस फॉर्मूले को देखो और डिसाइड करो। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, in which heat is not change, dq, what is dq, change in heat, and change in heat how much, 0, in adiabatic process change in heat is 0, so specific heat is 0 because overall quantity कितनी हो जाएगी, ये 0। so remember in adiabatic process the specific heat is 0 and in isothermal process infinitive। एक दूसरे को उल्टा कर देंगे आप। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट में ना, यहाँ पे एम भी आता है, बट अगर हम 1 kg के लिए बात करें अगर हम, तो इसको 1 कर देंगे, हटा देंगे इसे, 1 हो जाएगा ये। हाँ, यूनिट मास करेंगे तो ये dQ अपॉन dt लिखा जाएगा स्पेसिफिक हीट। पढ़ेंगे हम स्पेसिफिक हीट क्या होती है। नेक्स्ट, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस which is important for the Carnot cyclic process, work done in isothermal process। work done in isothermal process हमने निकाला, उसके लिए इक्वेशन बनाई थी, क्या निकल कर आई थी, वर्क इज इक्वल टू 2.03 इंटू लॉग V2 अपॉन V1। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसी इक्वेशन से आप वर्क डन की कैलकुलेशन करोगे। वर्क डन
इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हाँ ये गैस भरी हुई मान लो, इसमें ऊपर से ये पिस्टन, इसको दबाएंगे हम, वर्क डन ऑन द गैस और वर्क डन बाय द गैस, दोनों हो सकते हैं। पिस्टन को दबा रहे हैं, वर्क डन ऑन द गैस होगा, और गैस पिस्टन को दबा रही है तो वर्क डन बाय द गैसेज होगा। दोनों ही केसेस में वर्क होगा, कोई सा भी कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों का फॉर्मूला सेम निकल करके आएगा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? इंटीग्रेशन से करेंगे। इंटीग्रेशन, अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू डी वी। ये डायरेक्ट याद रखोगे आप, P इंटू डी वी। हाँ, डी वी, W इज इक्वल टू P इंटू डी वी। जैसे W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये डी वी चेंज इन वॉल्यूम है, P इज इक्वल टू डी वी। ओके, यहां पर हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, बात है ये। वर्क डन की कैलकुलेशन तो सिंपल ऐसे भी हो सकती है कि पिस्टन को दबाइए, ये पिस्टन ऐसे दब जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, है यस, बिकॉज हर एक मोमेंट के बाद फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलेशन यूज करते हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और फॉर द चेंज इन स्मॉल वॉल्यूम। जैसे गैस ऐसे दबी तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो फॉर द स्मॉल वॉल्यूम द वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डी वी। और फुल वर्क डन करना है आपको, तो पहले कितना वॉल्यूम था? तो पहले ये इतना वॉल्यूम था V1, और कितना कर दिया आपने? V2। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी? V1 टू V2। ठीक है, तो फॉर द कंप्लीट वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2, तो ये कंप्लीट वर्क हो जाएगा P। इंटीग्रेशन कर देंगे V1 टू V2। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? P इंटू डी वी का। ओके, हाँ, P यहाँ पर P कांस्टेंट नहीं है, कभी आप इसको कांस्टेंट समझो, बिकॉज P इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो इसका वैल्यू रखेंगे हम। P की वैल्यू कितनी होती है? अभी इक्वेशन लिखी थी आपने, अभी तो लिखी थी P की इक्वेशन, हाँ ये लिखा था आपने, P V का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट यहाँ पे हमने K ले लिया, तो यहाँ से P का वैल्यू कितना बन रहा है? तो P इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा, और ये ऊपर चला जाएगा तो V की पावर माइनस गामा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना सेलेक्ट करेंगे हम? ये इंटीग्रेशन V1 V2 कांस्टेंट इंटू V का पावर माइनस गामा। इंटीग्रेशन करने की पहचान, अपनी तरफ से एक पावर ऐड करो, और जो ऐड कर करके मिलेगा उसको डिनोमिनेटर में लगा देंगे, और तो ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? एक पावर ऐड करो, और ऐड कर करके जो भी पावर मिलेगी उस पावर को डिनोमिनेटर में लगा देंगे। देखो जैसे मैं करता हूँ, V का पावर कितना है? माइनस गामा, और ये +1 अपनी तरफ से हमने ऐड किया, और इसी को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ये लो जी, माइनस गामा +1। लिमिट क्या रहेगी? ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे हम कांस्टेंट को, पावर रहेगी हमारी V1 से V2। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो आप, है ना, वैल्यू पुट कर लो, बिकॉज माइनस गामा +1 इज आल्सो कांस्टेंट, तो इट्स कम आउट, ये लिख लेंगे हम 1 माइनस गामा, एंड V के प्लेस पे पहले V2 आएगा,
तो V2 1 माइनस गामा और फिर माइनस लगा करके V1 जाएगा, V1 1 माइनस गामा। ऐसे करा है इसको, देखो ऐसे करा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x लिखा है और लिमिट है हमारी 2 to 4, तो एक बार अपर लिमिट फुल करेंगे x के प्लेस पे, फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट आएगी 4, फिर लोअर लिमिट जाएगी माइनस लगा करके 2। तो ऐसे किया है, पहले अपर लिमिट आ गई v के प्लेस पे, फिर v1, ऐसे हुआ है। ठीक है, ये हो गया W इज इक्वल टू। अब हमको क्या करना है इसमें, देखो भाई बच्चों, तो अब यहाँ पे से हमने k की मल्टीप्लाई कर देनी है अंदर, तो k की मल्टीप्लाई कर दो, तो k की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा k इंटू V2 पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 k V1 1 माइनस गामा, बिकॉज अभी आपने पढ़ा था P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो k की वैल्यू कितनी सेलेक्ट कर लेंगे आप, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ ये पुट करेंगे, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर k है और k की मल्टीप्लाई में 2 वाला टर्म्स है, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम। तो सो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा एंड k, हाउ मच k, P2 V2 पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k की प्लेस पे कौन आएगा, ये P1 V1 पावर गामा एंड V1 1 माइनस गामा, ये हो गया। अब तुम ये जानते हो कि अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 माइनस गामा, तो P2 V2 पावर ऐड कर दीजिए, गामा जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, V2 बचेगा, V2 की पावर 1, तो ये V2 हो गया माइनस, यहाँ पर ऐड करोगे ये भी क्या हो जाएगा, V1 ओनली, तो गामा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपके पास क्या आया, W इज इक्वल टू, ये बस ये हो गया वर्क डन, बस इसको याद रख लेंगे हम, ये इक्वेशन हो गई हमारी। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें से माइनस कॉमन लीजिए और इसमें से भी माइनस कॉमन लीजिए, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, इधर से भी माइनस कॉमन लो, इधर से भी माइनस कॉमन लो, तो फिर ये इक्वेशन ऐसे दिखाई देगी आपको, 1 अपॉन गामा माइनस 1 एंड P1 V1 माइनस P2 V2, फिर ऐसे दिखाई देगी। आप ऊपर से याद रख लो चाहे नीचे से ये याद रख लो, या ऊपर वाले याद रख लो। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स, ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है, सपोज दैट वन बॉडी, ये एक बॉडी है और ये बॉडी ए बॉडी बी के कांटेक्ट में है और दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स कि इनके बीच में हीट का आना जाना नहीं हो रहा, जितना टेम्परेचर इसका उतना टेम्परेचर इसका। इक्विलिब्रियम कंडीशन का यही तो है कि टेम्परेचर जो है दोनों का इक्वल है और हीट जो है ट्रांसफर नहीं हो रही है। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है एंड ए सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, ये सी हो गया। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनामिक्स फिर ये कह रहा है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कह रहा है कि सी बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा, इनके बीच में भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट रेडिएशन इसमें भी नहीं जाएगा।
ये कहता है थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए एक पोल ये है, एक पोल ये है और एक पोल ये है, ए बी सी। अब ए की हाइट बी की हाइट के बराबर है और बी की सी की हाइट के बराबर है, तो बेसिकली ए की सी के बराबर होगी। तो यही थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बताता है कि इफ ए इज इक्विलिब्रियम विद बी and A equilibrium with C, then also B equilibrium with C. तो A temperature of A equal to temperature of B and temperature of A equal to temperature of C, then temperature of B will be equal to temperature of C. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको एक फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट बताता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। रेडिएशन कब फ्लो होगा, किसी बॉडी में दूसरी बॉडी में रेडिएशन कब फ्लो होगा, तो ये जीरोथ लॉ बताता है। ये कहता है कि जब सेकंड बॉडी का टेम्परेचर लो होगा और फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, तब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ रेडिएशन फ्लो होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर का कंसेप्ट देता है कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर बेसिकली एक डिग्री है, किसकी डिग्री, कोल्डनेस और हॉटनेस की, हॉटनेस का। कि टेम्परेचर हमको ये बताता है कि कोई बॉडी कितना गर्म है, कितना हॉट है। तो ये क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। ये किसका कंसेप्ट दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, कि हीट किस तरफ फ्लो होगी। तो जीरो लॉ बताता है ये, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट फ्लो होती है, ये ध्यान।